आंध्र प्रदेश का एक जिला होता है गोदावरी। वहां पर जो रहने वाली महिला है उसका नाम नागासाकी है और उसके घर पे एक दिन पार्सल के जरिए लाश डिलीवर की जाती है। जैसे ही लाश को देखती है, बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है और इतना चीखती है कि आसपास के पड़ोसी लोग सभी के सभी वहां पर तुरंत आ जाते हैं और इसके बाद में तत्काल जो है वहां पर फोन किया जाता है उसके नजदीकी थाने को। उसी में से कोई फोन करता है और वहां से पुलिस आ जाती है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि ये लाश यहाँ इस इलाके की है ही नहीं और ना किसी की पहचान में। आखिर वो लाश क्यों भेजी जाती है, किस लिए भेजी जाती है, और जो इसका कातिल है, जो इसका खूनी है, आखिर क्या संकेत देना चाहता है पार्सल के जरिए लाश भेज करके। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं कौशल किशोर आपको नई और सच्ची घटना में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ पूरी कहानी। आपके लिए कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। कुछ ना कुछ तो आपको इस कहानी से सीख मिलेगी या सतर्क रहने की कहीं न कहीं कोई जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी। तो इस कहानी में होता है कि आंध्र प्रदेश की एक नागासाकी रहने वाली है, जो महज इस समय 40 साल की उम्र की होती है। इसके साथ ये होता है कि 2009 में इसकी शादी होती है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के अंदर ही इसकी 2009 को शादी हो जाती है और 9-5 साल के बाद 9-5-14 में सन 2014 में इसका पति राजकुमार इसका पति जो राजकुमार है ये गायब हो जाता है। ये कहीं काम के सिलसिले में कहीं पर जाता है, घर से बता के जाता है मैं काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ और 3-4 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन इसकी पत्नी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इंतजार करती है, लेकिन 4-5 दिन के बाद भी ये जो राजकुमार है, नागासाकी का पति है, ये वापस नहीं आता है। आज अरसा गुजर जाता है 10 साल का। 10 साल हो गए पर इसका पति वापस नहीं आता है। ऐसे हालात में उस नागासाकी ने महिला ने कई जगह पर पुलिस स्टेशन, मीडिया, पत्रकार आदि में सब जगह छपवाती है, एफआईआर लिखवाती है लापता होने की। जो भी जद्दोजहद है वो करनी पड़ती है और करती है, लेकिन कोई भी पता नहीं लगता है कि इसका पति राजकुमार कहाँ चला गया है। आज उसके 10 साल के बाद सन 2024 के 19 दिसंबर को एक लाश डिलीवर होती है। लाश कैसे डिलीवर हो जाती है इस नागासाकी के पते पर? बड़ी हैरत भरी कहानी है, सुनते रहिए। ये दरअसल जब इसका पति चला जाता है तो ये हो जाता है कि ये अपने माँ बाप के घर चली जाती है रहने के लिए, कि अब पति भी नहीं है और कहाँ जा कर के रहेंगे। मायके में ज्यादा दिन रहने से जो इज्जत है उस पर बहुत ही फर्क बैठता है। लोग बेइज्जत करने लगते हैं, लोग ये वो कहने लगते हैं कि बेटी को ज्यादा दिन मायके में बैठना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए बेटी ने एक घर लेती है और वो घर अपना जो है वहीं से अपने मायके से कम 3-4 किलोमीटर के आसपास में ले लेती है। जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके एक एनजीओ के तहत घर लेती है। आधी छूट पे इसको मकान मिल गया था और उसके बाद में एनजीओ ने इसको बनवाने का जो भी खर्चा पानी है वो देता है, लेकिन एनजीओ पूरी तरह से पैसा पूरा नहीं देता है। इसलिए इसको किस्तों में इसका जो मकान का पूरा लागत होती है उसका कम से कम हाफ पेमेंट तो दे ही देती है। तो जब ये घर बनवाती है तो एनजीओ का जो
इंचार्ज होता है उससे मिलती है और बात करती है। तो वो एनजीओ ऐसा है कि गरीब लोगों की मदद करता था, जो लोग रहने में अक्षम है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, जो बच्चे भी खास तौर से जो माँ बाप नहीं पढ़ा पाते थे, उनकी परवरिश नहीं कर पाते थे, तो उन बच्चों के लिए भी वो एनजीओ काम करता था। आज एनजीओ चलते चलते, उससे फायदा मिलते मिलते इसको कम से कम 2 महीना हो गया था और इसका घर अब बन गया था। और जो पेंटिंग और पुताई का खर्चा है उसकी 2 किस्तें आ चुकी थी। पेंट पुताई हो जाती है, इसके बाद में एनजीओ के पास फिर से जाती है और कहती है कि अगर आपने इतनी मदद की है हमारी, तो इतनी और कर दीजिए कि अभी फर्श नहीं बन पाया है और मैं इस हालात में सक्षम नहीं हूँ कि मैं बनवा सकूं। तो वहाँ एनजीओ का जो इंचार्ज होता है तो कहता है चलो मैंने इतना तो किया ही है और कर देता हूँ। तो उसने 1 किस्त टाइल्स भेजी। अच्छा, एनजीओ की जो खास शर्त थी, जो मदद के रूप में मिल रही थी, वो एनजीओ किसी को कैश नहीं देता था, किसी को भी पैसा कैश में नहीं मिलता था। वहां से जो भी आपका लगने वाला सामान होता है वही डिलीवर किया जाता है। तो वहां से सामान डिलीवर होता है, टाइल्स आ जाते हैं और कुछ सीमेंट, मोरंग, जो भी जिस हिसाब से उसने लिखवाया था, बताया था कि ये है, उस हिसाब से सामान आ जाता है टाइल्स का। अब टाइल्स का भी काम घर में खत्म ही हो चुका था। बचता है तो बिजली का सामान, वायरिंग। एक बार फिर से जाती है और कहती है कि चाहे आप इसे किस्तों में हमसे बाद में वसूल लें, मैं कहीं नौकरी करती हूँ, धीरे धीरे जो भी जितना आप अधिकांश कर देंगे मैं उसका धीरे धीरे वापस कर दूंगी पैसा। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपके लिए सोचता हूँ और कर देता हूँ। तो वहाँ का जो इंचार्ज था फिर से एक बार सोचता है और कर देता है उसको पेमेंट के तौर पे वही बिजली का एक कम से कम 12 बाई 50 का एक गत्ता होता है, उसमें जो भी सामान जाता है वो एक बार में भिजवा देता है। अब आधा काम तो लाइट का हो गया था और काम बचा था महज आखिरी का काम बचा था और उसमें भी पेंट का ही, उसका बिजली का ही सामान जाना था। तो एक बार मैसेज आता है इसके पास, नागासाकी के पास, कि मैं आपका जो फिर से बचा हुआ सामान है वो भेज रहा हूँ, तो कृपया करके इसको रिसीव कर लीजिएगा। लकड़ी के बॉक्स में पार्सल आएगा। ये इसका मैसेज व्हाट्सएप पर आता है। व्हाट्सएप पर मैसेज आया और लड़की ने एक्सेप्ट किया। उसी रात 9 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है इसके। दरवाजे पर दस्तक होती है तो दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि टेम्पो वाला खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं आपका एनजीओ के तहत एक पार्सल लेकर के आया हूँ, तो मैम इसे रिसीव कर लीजिए। मैम क्या करती हैं कि मैम उस पार्सल को रिसीव कर लेती हैं। पार्सल मिलने के बाद टेम्पो वाला चला जाता है। ये खोल के देखना चाहती हैं कि खोल के देख लें आखिर कितना सामान आया है, कितना नहीं आया है। अगर कम होता है तो मैं दोबारा से रिक्वायरमेंट के लिए वहां पर जाकर के संपर्क कर लूंगी, या मैं अभी फोन से बता दूंगी कि क्या क्या सामान आया है हमारे पास, क्या उपलब्ध हुआ है और क्या बकाया रह गया है। जब ऐसी स्थिति में बक्से को खोलती है तो बक्सा खोलते ही नागासाकी के होश उड़ जाते हैं और सीधे घर के अंदर से बाहर को भागती हुई निकलती है, बिल्कुल बाहर, पागलों के जैसे। उस बॉक्स को खोलने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वहां पर 2 मिनट खड़ी हो पाए। बाहर को भागती है तो सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, जहां तक आवाज जाती वहां तक लोग आ जाते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। औरत उंगली का इशारा करके कहती है कि
अंदर लकड़ी का बॉक्स है और बॉक्स में कुछ है, और वो बताने की हालात में नहीं थी। इतना भयावह हो चुकी थी, इतनी हैरान हो चुकी थी कि आखिर ये क्या है। मैंने तो बिजली का सामान मंगाया था और इसमें तो ऐसी चीजें। पड़ोसी भी देखते हैं, वो भी बहुत दंग रह जाते हैं कि अरे इसमें तो लाश है। पार्सल के जरिए लाश, लकड़ी के बॉक्स में लाश आई है। नजदीकी लोग तुरंत ही पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम देख करके चौंक जाती है कि पार्सल के जरिए लकड़ी का बॉक्स। उस नागासाकी को पुलिस बुलाती है, पूरी तरह से छानबीन करती है और बताती है कि आपका ये कैसे आया, कैसे मिला आपको। तो बताती है कि मैंने एनजीओ के तहत सारा सामान लिया है, एनजीओ ने हमारी बहुत मदद की है और ये एनजीओ के जरिए पार्सल आया है। जिस तरह सारे पार्सल आए हैं उसी तरह एनजीओ की तरह से ये भी पार्सल है। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक एनजीओ और माना जाना शहर का एनजीओ, और उसने पार्सल में लाश भेज दी, क्या मामला है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और एनजीओ के 3 आदमियों को, एनजीओ के इंचार्ज को, वहां के सुपरवाइजर को और वहां का पार्सल डिलीवर करने वाला जो कर्मचारी था उसको, तीनों लोगों को ये गिरफ्तार कर लेते हैं और इनसे बहुत कायदे से पूछताछ की जाती है। पूछताछ होती है तो पता लगता है कि जो एनजीओ है उससे ना आज कोई मैसेज गया है और ना मेरे पास बिजली का सामान है ही जो मैं भेज दूं। इंचार्ज कहता है कि मेरे पास बिजली का सामान है ही नहीं जो मैं भेज दूं, और ना ये मेरे तरफ से मैसेज गया है कि मैं आपका सामान भेज रहा हूं। अब ये बहुत परेशान हो जाते हैं एनजीओ वाले भी। पुलिस अपने आप में हैरान है, तो फिर आया कहाँ से, सवाल खड़ा होता है, फिर आया कहाँ से ये पार्सल। अब बताने वाले एनजीओ वालों ने अपनी बात बता दी। बचता है एक ऑटो वाला जो टेम्पो ड्राइवर है। आखिर वो टेम्पो कहाँ से आया था और किसने भेजी थी लाश। टेम्पो के बारे में पता लगाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज में खंगाला जाता है। कहीं एक जगह उसकी हल्की धीमी सी फोटो मिल जाती है जो बहुत ही कम दिख रही थी, लेकिन जो टेम्पो मिलता है उससे धीमी नंबर दिखते हैं जो बहुत कम दिख रहे थे। उस प्रकार से कुछ 4 टेम्पो को पकड़ा गया जो नंबर मैच कर रहे थे। उसमें एक टेम्पो होता है करण नाम के लड़के का, जिस लड़के को भी पहचानती होती है वो औरत, और इस टेम्पो को भी पहचानती होती है नागासाकी और कहती है कि हाँ यही है। बहुत ही मुश्किल थी ये कि केवल लाश ही नहीं मिली थी उसमें। उसमें एक लेटर मिलता है और लेटर में लिखा होता है कि नागासाकी, आपके पति 2008 में हमसे 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब यह रकम ब्याज मिलाकर के 1,35 लाख रुपए हो चुकी है। अगर इसे आप अदा नहीं करती हैं तो वही हश्र आपका भी होगा जो हश्र इस आदमी का हुआ है। होश पैतड़े हो जाते हैं नागासाकी के सुन करके कि एक तो 2009 में हमारी शादी हुई और हमारे पति ने 2008 में लोन लिया। इसके बारे में मुझे मालूम भी नहीं है कि कैसे लोन लिया, कब लोन लिया, और दूसरी बात यह है कि इतने समय में किस हिसाब से ब्याज जुड़ा हुआ है। इसकी रकम 1,35 लाख रुपए है। मैंने 3.5 लाख रुपए का घर बनवाया है, वो भी आधा पैसा एनजीओ का लगा हुआ है। मतलब 2.25 लाख रुपए हमारे पास थे जिससे हमने घर बनवाया है। अब 1,35 लाख रुपए की अदायगी मैं कैसे कर पाऊंगी। पुलिस ऑटो ड्राइवर तक पहुंच जाती है, टेम्पो ड्राइवर के पास, और पूछती है कि आपको ये बॉक्स कहाँ से मिला।
ऑटो ड्राइवर कहता है कि ये मुझे एक वेयर हाउस के बाहर रोड पे मिला था और कहा गया था कि इस पते पर भेज दीजिए, और वहां से आप भेज करके अपने काम पे चले जाना, और मुझे उसके पैसे दिए गए थे। जब पुलिस को ये पता लगता है तो उस वेयर हाउस पे जाती है और वहाँ वेयर हाउस में पता चलता है कि लकड़ी का बक्सा आपका है, आपके यहाँ से डिलीवर हुआ है। तो बोले हाँ, ये लकड़ी का बक्सा तो मेरा ही है। फिर बोले कि इसमें लाश डिलीवर की है आपने, तो बोलता है कि मैं लाश क्यों डिलीवर करूंगा, मेरा लाश से क्या लेना देना है। आखिर वो इस वेयर हाउस से बक्सा खरीदा तो गया था लकड़ी का, लेकिन उस वेयर हाउस के किसी व्यक्ति ने उसमें लाश रख के नहीं भेजी थी। और फिर उसने कहा कि अगर मुझे भेजना होता है तो मैं गाड़ी अंदर से भेजता हूँ, ये बक्सा हमारे यहाँ से खरीदा गया है, इसका जो बैच नंबर और इसका वो, हाँ, नंबर है, उससे पता लगाकर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये बक्सा खरीदा किसने है। पता लगाया जाता है कि ये राम धरोहर जी है, कोई राम धरोहर जी के नाम से बक्सा खरीदा गया है। राम धरोहर जी को पकड़ा जाता है, पर राम धरोहर जी भी उस मामले में जानकारी नहीं रखते हैं कि बक्सा मैंने खरीदा है। वो तो साफ मना करते हैं मैंने बक्सा ही नहीं खरीदा है। दरअसल घर ही के लोग जुर्म के मामले में ज्यादा नजदीक होते हैं। इसे मालूम था कि इसके मायके में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की संपत्ति इसके नाम होने वाली है, क्योंकि दो बेटियां ही थी। और इसका जो फार्म हाउस था इस नागासाकी के पिता के पास है, बस वही महज बहुत बड़ी चीज थी। तो उसके लिए इसका देवर खुद गायब था आज 4 दिनों से, और ये सारा करिश्मा मुर्दा घर से लाश उठा करके उसी ने उस डिब्बे में पैक करके भेजी थी, और वो लेटर भी जो धमकी भरा भेजा गया था। पुलिस छानबीन करती है तो वो इसका देवर ही पकड़ा जाता है। 4 दिन से गायब देवर, जब पता लगता है कि इसका देवर 4 दिन से गायब है तो उसे पकड़ा जाता है, उसे ढूंढा जाता है। तो सारी हकीकत वही बताता है, आखिर वही उससे ठगी करना चाह रहा था। उस नागासाकी से वो सोचता था कि अगर मैं इस पर बहुत बड़ा दबाव बना लूंगा और उसे जान से मारने की धमकी दूंगा तो इसके घर वाले बेटी की जान बचाने के लिए जरूर जरूर अपनी संपत्ति बेच करके और ये पैसे के जो रकम है ये चुकता करेंगे। लेकिन पुलिस ने इस मामले को खोजबीन करके उस मुजरिम को ढूंढ निकाला जिसने ऐसी गंदी हरकत की थी। अब उस के देवर को जो अपनी चाल चल रहा था, उस चाल में जब खुलासा हुआ और पुलिस आई तो उस मामले में उसे वो लाश जो बरामद हुई थी उस बक्से से, उस पे लाश चुराने का एक मुकदमा दर्ज हो गया है, जो बहुत ही गंभीर मुकदमा है। लाश चुराना ये कानून में सबसे बड़ा अपराध है। इसके लिए इसको 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने पकड़ करके कार्रवाई कर दी, इसे जो भी सजा, जितनी भी गंभीर सजा मिलती है। तो कभी कभी कुछ लोग आपको इतना गुमराह कर देते हैं, इतना दबाव में ले लेते हैं। किस तरह से एक लाश को मुर्दा घर से चुरा करके एक लकड़ी के बॉक्स में जो दूसरे नाम से एड्रेस के खरीदा गया उसमें डाल करके अपने भाभी के घर में ही भेज देता है। तो इस प्रकार की हरकतें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो अगर कहीं भी कुछ भी संदिग्ध लगे तो कानून की मदद जरूर लें और कानूनी मामले में कार्रवाई करवाएं, ताकि जो है सच्चाई सामने आ पाए और उस आप जो समस्या और दुख में फंसने वाले हैं तो उससे आपकी बचत हो जाएगी, आप जो है बच जाएंगे। कानून आपका जरूर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल करके आपको बचा लेगा। इसलिए कोई भी अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है, कोई छोटी छोटी घटना ही बड़ी हो जाती है, इसलिए अगर कोई छोटी भी घटना होती है तो उसमें कानूनी रूप से कार्रवाई करवा करके, बस मेरा यही कहना था कि आप लोग जैसे भी हैं, जहां से भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, और जहां भी हैं आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें
अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के नमस्कार।